बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कल के लेक्चर में हमने देखा था रिलेशनल मॉडल क्या होता है और रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है। मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करवा देती हूँ। हमने कुछ रिलेशनल मॉडल की टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें एक रिलेशन था, एट्रीब्यूट थे, ट्यूपल था, डिग्री थी, कार्डिनैलिटी थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशनल मॉडल को हम डेटाबेस के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं, डेटाबेस के ऊपर किस तरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड है, स्लाइड नंबर 3, डेटाबेस रिलेशंस के नाम से। फर्स्ट इसमें चीज़ है हमारे पास रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा क्या चीज़ है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। स्लाइड नंबर 4 से मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ और उसके बाद फिर हम दोबारा स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। रिलेशन स्कीमा, जिसमें आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल का नाम है ब्रांच। इसके एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड। तो किसी भी टेबल का रिलेशन स्कीमा उसके तमाम एट्रीब्यूट्स, नेम्स और उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज, जैसे ब्रांच नंबर, और ब्रांच नंबर की फर्स्ट वैल्यू है B005। स्ट्रीट एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है 22 डियर RD। सिटी हमारे पास एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू है लंदन। पोस्ट कोड हमारे पास एट्रीब्यूट है और उसकी जो भी वैल्यू है। तो दिस इज द रिलेशन स्कीमा, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। या इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि आप सिर्फ वैल्यूज लिख दें, जैसे यहाँ पर थर्ड लाइन। ठीक है, तो इन सिंपलेस्ट वर्ड्स दिस इज रिलेशन स्कीमा। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिलेशन स्कीमा क्या है। डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड डोमेन नेम पेयर्स। एट्रीब्यूट्स कॉलम नेम्स का सेट एंड डोमेन नेम पेयर्स, और उन एट्रीब्यूट्स की जो भी डोमेन है, जिस भी डाटा टाइप के हैं, उन डाटा टाइप्स की एक्चुअल वैल्यूज, उसको हम कहते हैं रिलेशन स्कीमा। आई थिंक अब ये सबको क्लियर है। यहाँ पे एट द एंड 3 लाइन्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर A1 से हमारा नाम है, मतलब है कॉलम का नाम। D1 से हमारा मतलब है उस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, और कैपिटल D1 से मतलब है कि उस कॉलम की डाटा टाइप क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कॉलम है ब्रांच नंबर। ब्रांच नंबर हम ले रहे हैं वाउचर 10 के अंदर, तो वाउचर 10 उसकी डाटा टाइप है। B005, जैसे यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था, B005 उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन स्कीमा। अब मैं आ रही हूँ स्लाइड नंबर 5 पर। दूसरी टर्म है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा क्या चीज़ है। मतलब अब हम सिर्फ एक रिलेशन, एक टेबल से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, हम पूरी डेटाबेस की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। हर एक टेबल का जो स्कीमा है उसकी बात हमने कर ली रिलेशन स्कीमा की। अब हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने शो किया हुआ R1, R2 टू Rn, ये तमाम टेबल्स के नाम हैं, ये तमाम रिलेशंस के नाम हैं। ठीक है, तो पूरी डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स होंगे उन सबको हम डिनोट करते जाएंगे R1, R2 अप टू Rn, जितने भी टेबल्स हैं, और उन सब का एक सेट बना के हम उनको R कह देंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा है। ठीक है, अब हमने अपना क्या रहे हैं हम डेटाबेस की तमाम चीज़ों को, जो एसक्यूएल सर्वर में हमने पढ़ी थी कि डेटाबेस कैसे बनती है, उसके अंदर कितने कितने टेबल्स होते हैं, उन सब को हम अप्लाई कर रहे हैं, हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा को। क्लियर है सबको? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पुट कर सकते हो मुझे क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर स्लाइड नंबर 6 पर हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन में आप लोगों को दोबारा याद करवा दूँ, रिलेशन हम रिलेशनल अलजेब्रा में टेबल को कहते हैं, एट्रीब्यूट हम कॉलम को कहते हैं, और ट्यूपल हम रो को कहते हैं, अ सिंगल रो। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन का नेम डिस्टिंक्ट होता है, टेबल नेम हर डेटाबेस के अंदर सारे टेबल्स के नेम डिफरेंट होते हैं, एक नाम के 2 टेबल्स नहीं हो सकते। क्लियर? सेकेंड टाइप प्रॉपर्टी है उसकी
हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ईच सेल ऑफ रिलेशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन एटॉमिक वैल्यू। मतलब हर जो एक सेल होता है हमारा, जो एक एट्रीब्यूट का सेल है, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, और वो सिंगल वैल्यू जिस भी डाटा टाइप जो भी हमने उस एट्रीब्यूट की रखी थी, जैसे नेम की डाटा टाइप हमने वाचर रखी थी, वाचर टाइप की एक वैल्यू हम उसके अंदर दे सकते हैं। हर कॉलम का नाम, हर एट्रीब्यूट का नाम डिफरेंट होता है। दो कॉलम्स, दो एट्रीब्यूट सेम नाम के नहीं हो सकते। और आखिरी जो पॉइंट है, वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट आर ऑल फ्रॉम द सेम डोमेन। जो डोमेन, जो डाटा टाइप हमने एक एट्रीब्यूट की सिलेक्ट कर ली, अब उसकी तमाम वैल्यू उसी डाटा टाइप की होंगी। स्लाइड नंबर 7। हर रो, हर ट्यूपल जो हम डाटा पुट कर रहे हैं उस टेबल के अंदर, वो डिस्टिंक्ट होगा। हम डुप्लीकेट वैल्यूज पुट नहीं करते डाटाबेस के अंदर। एट्रीब्यूट्स कॉलम्स का क्या ऑर्डर है, कौन सा कॉलम पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम चाहें तो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी है हम फ़ोन नंबर ले लें और ठीक है, हमारी मर्जी है हम फर्स्ट नेम पहले ले लें, लास्ट नेम बाद में ले लें। तो ऑर्डर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सेम इसी तरह ऑर्डर ऑफ ट्यूपल्स, ऑर्डर ऑफ रोज की भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। थ्योरेटिकली इस चीज़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़ने के लिहाज से लिखने में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। रोल नंबर 1 ऊपर आ जाए, रोल नंबर 15 नीचे आ जाए, या रोल नंबर 15 ऊपर आ जाए, 1 नीचे आ जाए, इस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है थ्योरेटिकली। लेकिन जब डेटाबेस में हम सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको जज करें या उसको पढ़ें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर अपनी 8 पर। अच्छा, अब हमने बात करनी है रिलेशनल कीज़ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बड़े अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। बेशक आप रिपीट पर मेरी वॉइस आप बार बार सुन लीजिएगा। रिलेशनल कीज़ क्या है कि हम टेबल एक हमने बना लिया, उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हैं, ट्यूपल्स भी हैं, रोज भी हैं। ठीक है, अब हमने कुछ कीज़ लगानी है डाटा को सेलेक्ट करने के लिए, डाटा को यूनिकली डालने के लिए। ठीक है, प्राइमरी की के बारे में आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, वो भी अभी आ रही है। तो सबसे पहले जो की हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है सुपर की। तो रिलेशनल की क्या होती है? आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल इन अ रिलेशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास कुछ रोज हैं, एक स्टूडेंट आईडी है, एक नेम है, एक फ़ोन है और एक एज है। 4 कॉलम्स हैं हमारे पास इसके। ठीक है, अच्छा, सुपर की क्या होगी? वो तमाम कॉलम्स, 1, 2 या 3 कॉलम्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इस पूरे टेबल को, इस पूरे टेबल के ट्यूपल्स को, रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टूडेंट आईडी को यूज़ कर सकते हैं, एक हो गया सुपर की। हम स्टूडेंट आईडी और नेम को यूज़ कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर, दूसरी सुपर की। हम सिर्फ फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली फ़ोन नंबर भी डिफरेंट होते हैं, तीसरी सुपर की। ठीक है, 3 सुपर कीज एक टेबल से निकल सकती हैं। ठीक है, हम इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुपर की सिंपल एक कॉलम का नाम या 2 कॉलम्स के नाम मिलाकर, ठीक है, इकट्ठे। और कोशिश हमारी ये होती है कि मिनिमम हो, मतलब हम ये नहीं करते कि हम 4-5 कॉलम के नाम इकट्ठे मिलाकर हम उनको सुपर की बनाएं। मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, या 2 एट्रीब्यूट या 3 एट्रीब्यूट इकट्ठे, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ ट्यूपल विद इन अ रिलेशन। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी सुपर की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी कैंडिडेट की पर। ठीक है, सुपर की को ही थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आप लोग याद रखना। सुपर की में हमने बात की थी कि स्टूडेंट आईडी और नेम को हम ले सकते हैं। कैंडिडेट की क्या है? मिनिमल सेट ऑफ फील्ड्स which can uniquely identify each record in a table. मिनिमल सेट ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो सबसे मिनिमल सेट हमारे पास क्या था? एक अकेला स्टूडेंट आईडी और एक अकेला फ़ोन। इन दोनों को अलहदा-अलहदा एज अ कैंडिडेट की हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की कुछ खुसूस
हम बात कर रहे थे कैंडिडेट की के बारे में। तो कैंडिडेट की के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। कैंडिडेट की नंबर 1 तो मिनिमल सेट होता है। आपने सुपर की के अंदर देखा कि दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर हम सुपर की बना लेते हैं। और जितनी भी हमारे पास सुपर कीज बन जाती हैं, जैसे यहाँ पर स्लाइड नंबर 8 में हमने देखा कि हमारे पास 3 सुपर कीज यहाँ बन गई थी। इन तीनों सुपर कीज के अंदर से अब हमने मिनिमम एट्रीब्यूट वाली कीज को सेलेक्ट करना है। तो मिनिमम एट्रीब्यूट्स कौन सी इन तीनों में से किसके पास थे? एक स्टूडेंट आईडी एक अकेला था और एक फ़ोन एक अकेला था। तो ये दोनों कैंडिडेट कीज बन सकती हैं जो मिनिमल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा स्टूडेंट आईडी और फ़ोन ये दोनों कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। अब कैंडिडेट की के कुछ हमारे पास फीचर्स हैं। एक तो ये नल नहीं हो सकती, दूसरा ये एक से ज़्यादा हो सकती हैं कैंडिडेट की, जैसे अभी हमने देखा हमारे पास 2 हैं। और वही बात है, कैंडिडेट की कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 कॉलम्स। ठीक है, स्लाइड नंबर 10 पे हम मूव करते हैं। अब हमारे पास अगली की आ गई है प्राइमरी की। प्राइमरी की का आप लोगों को सबसे अच्छे से पता है। प्राइमरी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की है ना, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, उसको हम बना लेते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट आईडी को और फ़ोन को सिलेक्ट किया था एज अ कैंडिडेट की। इन दोनों में से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी है? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बनने के लिए। तो स्टूडेंट आईडी को हमने प्राइमरी की बना लिया। अच्छा, अब एक कैंडिडेट की को हमने प्राइमरी की बना दिया, जो बच गए उन सबको हमने कह दिया कि ये अल्टरनेट कीज हैं, कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड टू बी द प्राइमरी की। उम्मीद करती हूँ आप सबको सही समझ आ रही होगी। अच्छा, आखिर में है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? ऐसे तमाम एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, सेट ऑफ कॉलम्स जो किसी दूसरे, जैसे एक कॉलम, अच्छा हम बात कर रहे थे फॉरेन की के बारे में। तो फॉरेन की क्या है? इसके लिए हमारे पास 2 रिलेशंस, 2 टेबल्स होना मस्ट है, पहली बात। ठीक है, पहले रिलेशन, पहले टेबल के अंदर की जो प्राइमरी की है उसको हम रिलेट करवा रहे हैं दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ। तो एक टेबल में वो हो गई प्राइमरी की और दूसरे टेबल में जहाँ से वो हम मैचिंग करा रहे हैं वो हो गई फॉरेन की। फॉरेन की इंशाल्लाह कल जब मैं लैब का आप लोगों को ट्यूटोरियल दूंगी तो उसके अंदर मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी फॉरेन की, फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है डेटाबेस कीज़ के बारे में। इस लिंक पे जाके आप इन सारी कीज़ को, अगर आपको अभी नहीं समझ आई, आप थोड़ा सा और इनकी डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहे हो तो वहाँ से आप देख सकते हो। फॉरेन की के बारे में इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आई नो कि अभी आपको समझ नहीं आई और इस तरह मैं बोल करना इसको क्लियर कर भी नहीं पा रही है, तो कल मैं ट्यूटोरियल जब लैब का दूंगी तो उसमें आप लोगों को क्लियर करा दूंगी। स्लाइड नंबर 11 पे मूव कर रहे हैं। स्लाइड नंबर 11 वही चीज़ है कि जी हमने रिलेशनल स्कीमास को किस तरह रिप्रेजेंट किया। ये स्लाइड नंबर 3 में मैंने आप लोगों को अभी करके बताया कि हम सबसे ऊपर टेबल का नाम लिखते हैं। मेरा कर्सर देखते जाओ, ये टेबल का नाम है ब्रांच। ब्रैकेट्स के अंदर हम उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे लिख देते हैं। अब जो एट्रीब्यूट इसके अंदर प्राइमरी की होता है हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसे ये ब्रांच नंबर है, इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगी तो ब्रांच नंबर, इसका मतलब ये है कि ब्रांच नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है। यहाँ पे सेम इसी तरह स्टाफ नंबर जो है यहाँ पर प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये तरीका है रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, मतलब कोई किसी भी टेबल को या पूरी डेटाबेस के टेबल्स को हम किस तरह रिलेशनल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 12 पर। अब हम बात करेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ रिलेशनल मॉडल का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया कि उसके स्कीमा के बारे में हमने बात की, उसकी प्राइमरी कीज, रिलेशनल कीज के बारे में हमने बात की, हमने ट्यूपल, डिग्री, कार्डिनैलिटी के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे डाटा मॉडल के दूसरे पार्ट्स की तरफ। जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे डाटा मॉडल के, एक है हमारे पास मैनिपुलेटिव पार्ट। मैनिपुलेटिव पार्ट का मतलब है कि हमने टेबल बना लिया, उसके अंदर डाटा मौजूद है, अब उस डाटा को हमने रिट्रीव करना है, हम उस डाटा के ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। किस तरह के ऑपरेशन? मतलब हमने सिलेक्शन करनी है, अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, ये तमाम ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने कह दिया मैनिपुलेटिव पार्ट ऑफ डाटा मॉडल। और दूसरा है हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स, हमने कौन कौन से लगाने हैं,
रूल्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं। तो दो तरह के रूल्स होते हैं। अच्छा, इन रूल्स को कहते हैं इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, इनका नाम है। ठीक है, दो तरह के होते हैं ये, एक होता है एंटिटी इंटेग्रिटी, एक होती है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। इन दोनों को अब हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए, हम बार बार ये बात करते हैं कि जी हमने किसी एट्रीब्यूट को अगर हमने प्राइमरी की बना दिया है तो उसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक की तो आप लोगों को समझ आती है कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नल क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नल क्या चीज़ है। स्लाइड नंबर 13 में नल क्या है। नल इज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब एब्सेंस ऑफ वैल्यू को आपने ज़ीरो या स्पेस के साथ मिक्स नहीं कर देना, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है, स्पेस भी एक वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस में नल क्या चीज़ है, इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से याद रखना। ये ज़ीरो नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि अगर आपने ज़ीरो डाल दिया किसी भी कॉलम के अंदर वो नल हो गया, नहीं। अगर आपने स्पेस डाल दिया तो वो नल हो गया, नहीं। नल इज द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है और डिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एंटिटी इंटेग्रिटी के बारे में। तो एंटिटी इंटेग्रिटी का ये मतलब होता है कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। जिस भी एट्रीब्यूट को आपने प्राइमरी की कह दिया है या प्राइमरी की लगा दी है उसके साथ, वो नल नहीं हो सकती। ये है हमारे पास एंटिटी इंटेग्रिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि सपोज आपके पास दो टेबल्स हैं, उसके प्राइमरी एक में फॉरेन की लगी हुई है, तो फॉरेन की जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर आपने लगाई है, जिस भी कॉलम के ऊपर आपने फॉरेन की लगाई है, उस फॉरेन की जो वैल्यूज़ हैं या तो वो सिमिलरली प्राइमरी की वैल्यूज़ जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज वो नल हो। बस दो काम हो सकते हैं। फॉरेन की जिस भी एट्रीब्यूट के ऊपर आपने लगा दी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो या तो उसकी प्राइमरी की के साथ रिलेट करें, जिसकी भी वो प्राइमरी की है, जिस भी प्राइमरी की के साथ वो रिलेट कर रही है, अदरवाइज वो नल हो। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब फॉरेन की अपनी नई वैल्यूज़ नहीं बना सकती। ये इंशाल्लाह कल हम लैब में प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। अच्छा, आखिरी हमारे पास है यहाँ पे इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, जर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, जिनके बारे में हम क्लास में बहुत दफ़ा बात करते थे कि भी हम चाहते हैं कि जी फ़ोन नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर एग्जैक्टली 13 डिजिट्स ही हों। ठीक है, या हम लगाना चाहते हैं इस तरह का कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रूल। हम एक रूल लगाना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1999 से नीचले वाले ईयर्स की ना आए। ठीक है, हमें 1999 18 साल से ऊपर के बच्चे ही चाहिए। ठीक है, या फीस का जो कॉलम आपने बनाया उसमें 2000 से कम की फीस नहीं अप्लाई कर सकते, डाल सकते आप, 2000 से ऊपर ही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, ये हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। तो जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स यूज़र या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी से लगाता है, जबकि एंटिटी इंटेग्रिटी ये डेटाबेस खुद देता है कि जिस भी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बना दो वो नल नहीं होगी। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी डेटाबेस खुद देती है कि जिस भी कॉलम को आपने फॉरेन की बना दिया है, उस कॉलम की तमाम वैल्यूज उसकी प्राइमरी की के साथ रिलेट करेंगी, अदरवाइज वो नल होंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये दोनों चीज़ें जो है एंटिटी और डिफरेंशियल, ये डेटाबेस डीबी एमएस हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल सर्वर वो खुद इस चीज़ को मैनेज करता है, जबकि जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स हम एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।